नमस्कार साथियों, मैं विजय चौरसिया। कल हमने एक वीडियो डाली थी बाल विकास की। तो जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम दो विषय को लेके अभी चलेंगे, एक हिंदी को और एक बाल विकास को। ठीक है, तो एक मैंने वीडियो डाल दी है पहली बाल विकास की, और अब पहली वीडियो है हिंदी की। ठीक, तो हिंदी सिर्फ और सिर्फ टेट के लिए नहीं है, सारे एग्जाम्स के लिए हिंदी होगी। बस अलग से टेट में जो पेडागोजी हिंदी की पढ़ाई जाएगी वो सेपरेट हो जाएगी। बाकी जो हिंदी में पढ़ाऊंगा पूरी पढ़ाऊंगा, फुल पढ़ाऊंगा, आप कोई भी एग्जाम दो सब में काम आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। तो देखो, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर हिंदी भाषा है तो जैसे कई लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हिंदी मतलब हम जो बोल रहे हैं बस वही भाषा है, और बाकी और जैसे कि अगर आवाज भी निकाल दी, ध्वनि निकाल दी जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, उसको भी मान लेते हैं कि ये भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, भाषा का मतलब है क्या? तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भाषा का मतलब क्या है। ठीक, तो हम यहाँ पर आज ये पहला टॉपिक रहेगा आपका हिंदी का। तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो हम भाषा के कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे पहला बिंदु है भाषा का अर्थ, इस पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, दूसरा हम चर्चा करेंगे भाषा की परिभाषाओं की, भाषा की परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे। तीसरा, हम भाषा के महत्व की चर्चा करेंगे। ठीक है, चौथा, हम भाषा के प्रकारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रकार की चर्चा करेंगे कि भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, पांचवी अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भाषा की विशेषताओं की चर्चा, कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो विशेषताओं पर चर्चा हम लोग करेंगे। और सबसे अंत में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे भाषा के विकास क्रम की। ठीक, विकास क्रम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि भाषा को समझने से पहले मतलब हिंदी स्टार्ट करें, हिंदी को स्टार्ट करने से पहले हम इन चीजों को ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, कि अर्थ क्या है। तो देखो, अर्थ का मतलब क्या है कि भाषा जिसको हम कह रहे हैं वो भाषा वाकई में है क्या। ठीक है, तो भाषा का मतलब है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या फिर यहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर आप तक, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने विचार बोल रहा हूँ, मेरी खुद की अभिव्यक्ति होगी, वो अभिव्यक्ति आप तक पहुंचाने का एक जरिया कहलाएगा क्या? भाषा। जैसे फर्ज कर लो आपके पास मोबाइल, ठीक है, या आपके पास कोई पत्राचार है, जब मोबाइल नहीं था तो पत्र पहुंचाए जाते थे। ठीक है, तो वो एक जरिया था, एक मोबाइल एक जरिया है कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दो। पत्र भी क्या था? एक जरिया हुआ करते थे, आज भी है। ठीक है, तो वो दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम थे, एक मीडियम था वो। ठीक है, क्या था? एक मीडिया थी वो। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक माध्यम है, एक जरिया है कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाएं। तो हम कहेंगे कि भाषा एक क्या है? भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है। ठीक है, भाषा एक माध्यम है, और माध्यम काय का है? विचारों की अभिव्यक्ति का। काय का? विचारों की अभिव्यक्ति का। विचारों की अभिव्यक्ति का ये क्या है? एक माध्यम है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों को सामने वाले तक जिस के माध्यम से पहुंचाते हैं वो माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, तो ये तो एक अपने समझने के लिए ये समझ आ गया हमें कि भाषा क्या है। ठीक है, अब भाषा के खुद अगर हम इस शब्द की तरफ जाएं, जो शब्द है क्या? भाषा। इस शब्द की तरफ अगर हम जाएं तो हमें एक धातु मिलती है, क्योंकि इसकी आदि जननी तो संस्कृत सबको पता है। ठीक है, तो हमें ये क्या मिलता है? ये मिलती है, इसमें धातु मिलती है, भास। और इस भास का जो मतलब होता है, इस भास का जो मतलब होता है वो होता है भास व्यक्तायाम। भास व्यक्तायाम वाची। इसका मतलब क्या है? भास व्यक्तायाम वाची। एक और बात मैं यहां बता दूं
ठीक है। अगला है भाष्यते, भाष्यते व्यक्त, व्यक्तवाद रूपेण, रूपेण अभिवज्यते इति भाषा, इति भाषा। ठीक, अभी जो मैंने बताया भाषा का अर्थ सिंपल है, समझ आ गया होगा कि हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाएंगे, वही क्या है, भाषा है। ठीक है, अब अगर मैं यूं ही गुनगुना दिया, मैंने यूं ही कोई ध्वनि निकाल दी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अस्पष्ट है, ठीक है, तो उसको भाषा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे विचारों को सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, हमारे विचार सामने वाले पर प्रकट ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो भाषा वही होगी जो आपके विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, ये आवश्यक शर्त है। ये क्या है, मान लें कि ये किसी भी ध्वनि को, ठीक है, हम ये मान लें कि किसी भी ध्वनि को, किसी भी नाद को, किसी भी अनुनाद को ये आवश्यक है कि वो विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दे, तभी हम उसको कहेंगे भाषा। जैसे विज्ञान की एक अपनी परिभाषा होती है किसी भी ज्ञान के लिए, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो वो एक पैरामीटर है जिसको विज्ञान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाषा में उन्हीं ध्वनियों को, या फिर हम कहें उन्हीं ध्वनि चिन्हों को, या फिर हम कहें कि उन्हीं क्या नाम से ध्वनि चिन्हों को, या संगठित स्पष्ट विचार ध्वनि वर्णों के समूह को कह पाएंगे भाषा, जो विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दे। अब इसमें देखें, इसमें क्या है, पहली बात यहाँ पे लिखी है भाष व्यक्तायाम वाची। इसका मतलब सीधा सा है कि जिसको व्यक्त किया जा सके, ठीक है, जिसको व्यक्त किया जा सके, मतलब व्यक्त वाणी को क्या बोला जाता है, भाषा बोला जाता है। व्यक्त वाणी को क्या बोला जाता है, भाषा बोला जाता है। ठीक है, फिर भाष्यते व्यक्त भाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। इसका मतलब है कि जिसको काय में अभिव्यक्ति के रूप में, जिसको अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसी को कहेंगे क्या, भाषा। तो मेरे हिसाब से आपको भाषा का अर्थ समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। तो भाषा का मतलब क्या है कि जिस इसकी आवश्यक शर्त है कि विचारों की अभिव्यक्ति हो सके, उसी को कहेंगे क्या, भाषा। ठीक, तो ये बात समझ आई। अब देखो जरा आगे अगर हम देखें तो इसके आगे अगली 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 जो बात है अपने पास, वो है क्या, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। तो देखो जरा, परिभाषा में एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्लेटो। ये हमने मनोविज्ञान में देखा है, दार्शनिक है प्लेटो। तो प्लेटो क्या कह रहे हैं, प्लेटो ने भाषा को परिभाषित करने के लिए पहले विचारों को रखा है। ठीक है, पहले विचारों को रखा है। तो इसने बोला क्या है, पहले इसने विचार की परिभाषा दी, पहले इसने क्या दी, विचार की परिभाषा दी। ठीक, तो विचार के बारे में प्लेटो ने कहा कि विचार किसी भी व्यक्ति की आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है। शब्द क्या कह रहा हूं मैं, कि विचार किसी भी व्यक्ति की आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है। मतलब पहली लाइन में उसने ये बोला कि जो विचार उठते हैं वो आत्मा में उठते हैं। ठीक है, और इन आत्मा में उठने वाले विचारों की बाहर कोई ध्वनि निकलती नहीं है, तो अध्वन्यात्मक बातचीत, मतलब व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा है, वो सामने वाले तक उसको प्रेषित नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरी लाइन में इसने फिर परिभाषा दी है भाषा की, दूसरी लाइन में इसने परिभाषा दी है भाषा की। और इसके बारे में इसने कहा कि जहां, मैं बता रहा हूं कि जहां, अपने हिसाब से परिभाषा सेट करके बता रहा हूं कि जहां पर विचार किसी भी व्यक्ति की आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है, यही बातचीत यानी जो अध्वन्यात्मक है, वो जब होठों से प्रदर्शित की जाएगी तो वही क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। ये परिभाषा दे रहा है कौन, प्लेटो। ये परिभाषा कौन दे रहा है, प्लेटो। ठीक है, पतंजलि की अगर हम बात करें, पतंजलि की, तो देखो पतंजलि का क्या कहना है, पतंजलि का कहना है कि व्यक्त, मतलब व्यक्त ऐसे कह सकते, इसने कहा है पतंजलि ने कि जो वाणी वर्णों के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जो वाणी वर्णों के रूप में प्रयुक्त की जाती है, उसी को भाषा कहते हैं। ये कौन कह रहा है, पतंजलि कह रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति की और अगर हम परिभाषा देखें, एक व्यक्ति का नाम है बाबूराम सक्सेना, भाषा शास्त्री थे बाबूराम सक्सेना। ठीक, बाबूराम सक्सेना। तो देखो बाबूराम सक्सेना क्या कह रहे हैं, बाबूराम सक्सेना का कहना है, बाबूराम सक्सेना का कहना है कि भाषा उन
ध्वनियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को परस्पर क्या कर पाता है, विनिमय कर पाता है। उन ध्वनि चिन्हों को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा कि भाषा उन ध्वनि चिन्हों को कहा जाता है जिनके माध्यम से कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति अपने पुरुष मतलब कोई भी व्यक्ति माना जाती कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय कर सके। उन ध्वनि चिन्हों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ये बाबूराम सक्सेना ने कहा। एक नाम और आता है कांता प्रसाद गुरु का। ये नाम खूब फेमस है, आपने सुना भी होगा, कांता प्रसाद गुरु का। ठीक है, तो कांता प्रसाद गुरु, इनकी पुस्तक भी है कांता प्रसाद गुरु की। तो कांता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रकट कर सकता है और दूसरे व्यक्ति के विचारों को अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, भाषा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये अगर नहीं उठा हो तो उठना चाहिए, ठीक है, कि क्या ये पेपर में आने वाला है। ठीक है, यहां से आपसे पेपर में पूछा नहीं जाना, ठीक। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है, शॉर्टकट सफलता का रास्ता नहीं होता। ठीक है, बाकी जब चर्चा अपन करेंगे तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी विषय अगर है तो हम उस विषय को जब तक ठीक से समझ ना लें, ठीक है, कि हम अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी क्या है, भाषा क्या है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, अगर जान लेंगे तो क्या फायदा होगा। ठीक है, तो मतलब जब तक हम किसी भी विषय को ठीक से समझ ना लें तब तक मेरे हिसाब से उसके अंदर प्रवेश करना मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, तो मैं आपको केवल और केवल भाषा के बारे में आज बता रहा हूँ, बाकी अपन प्रवेश करेंगे, विषय प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस चीज को समझना जरूरी है कि भाषा है क्या। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक अपन ने अर्थ देख लिया, फिर अपन ने परिभाषाएं देख ली। इसमें एक चीज सब में कॉमन थी, या फिर इसमें एक बात में सब सार था, वो क्या था, विचारों की अभिव्यक्ति का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्तियों की, भाषा शास्त्रियों की, दार्शनिकों की, या हम जो वैयाकरण है उनकी अगर हम वो ले लें परिभाषा, तो सब में ये बात कॉमन है, सब में ये बात है कि भाषा उसी को कहेंगे जो विचारों को स्पष्ट रूप से क्या कर दे, समझा दे। ठीक है, तो परिभाषाओं में ये आपसे पूछी नहीं जाएगी। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको ये बताना था कि इन लोगों ने भी परिभाषाओं में भाषा की परिभाषा जो दी है उसमें भी ये बात है कि आपके विचारों की अभिव्यक्ति हो सके। और ऊपर ये दो बातें, जो दो लाइन्स मैंने लिखी है, इनमें भी यही बात बताई जा रही है कि अभिव्यक्ति का एक साधन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है विचारों की अभिव्यक्ति का। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 जो शब्द लिखे थे, इन्हीं को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए मैंने ये बातें यहाँ पर रखी। ठीक है, अब अगली बात देखो। अब अगला जो है वो अगली हेडिंग है अपनी, क्या, महत्व। भाषा का महत्व क्या है। मतलब अभी जो मैंने बोला कि हम जब तक किसी विषय को ठीक से समझ ना लें, ठीक है, कि इस विषय को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान, पढ़ लेंगे तो क्या फायदा, ठीक है, तो वो चीजों को समझकर ही हम विषय में प्रवेश करेंगे तो हमारी रुचि जागेगी और हमें समझ आएगा। क्योंकि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अब जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस पर हमें फलानी चीज मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाषा से मुखातिब होने वाले हैं, हमारी यहाँ पर भाषा से मुलाकात होना है। तो इस मुलाकात को हम बहुत अच्छा, एक रुचिपूर्ण बना रहे हैं, एक अनोखा बनाए, इसलिए हम पहले जरूरी है कि भाषा को समझ लें, बस उद्देश्य ये है। अब देखो अगली बात, अगला जो है वो है क्या, महत्व। ठीक है, तो महत्व के बारे में मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को छोड़ो, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी आपको एक क्या नाम से पंक्ति लिख रहा हूँ। ठीक है, पंक्ति क्या है, लिखने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, बोले देता हूँ कि निज भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं वो सूल। कहने का मतलब ये कि निज भाषा पुस्तक से ली गई पंक्ति है और उसमें ये, इस पंक्ति में भाषा के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। क्या, पहली लाइन कह रही है कि निज भाषा उन्नति कहे, मतलब ये हमारी जो भाषा है, मातृभाषा जो है, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया, मातृभाषा। तो मातृभाषा जो है वो उन्नति है, ठीक है, सब उन्नति को मूल, मतलब जितनी भी उन्नति हो रही है
वो सारी उन्नतियों का मूल मातृभाषा है। ठीक, अगली लाइन, अगला अगर अपन तीसरे चरण में जाए तो तीसरा चरण क्या कह रहा है कि बिन निज भाषा ज्ञान के, मतलब अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो मिटे नहीं है वो सूल, मतलब हृदय की जो वेदना है, हृदय का जो सूल है वो मिटेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विकास करे, कोई भी व्यक्ति कोई देश विकास करे, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, उस देश की मातृभाषा के ऊपर। ठीक है, एक बात तो इससे आपको स्पष्ट समझ आ गया होगा कि क्या महत्व है। दूसरी बात, अगर हम इसका महत्व देखें तो इसका व्यक्तिगत महत्व है, मतलब आपके परिवार में अगर बहुत अच्छा संवाद नहीं है तो आप परिवार के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो कहने को ना संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए, संबंधों में मधुरता लाने के लिए हमें संवाद करना होता है, और वो संवाद तभी संभव होता है जब हमें भाषा आती है। इसका मतलब आपके संबंधों को मधुर बनाने के लिए भाषा का महत्व है। दूसरी बात, अगर आप साइंटिस्ट बनना, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, अगर आप मतलब आपका कोई भी सेक्टर हो सकता है, आप किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाह रहे हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको जिस माध्यम की जरूरत पड़ेगी अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करने के लिए, वो माध्यम ही है भाषा। तो कहने का मतलब आपका व्यक्तिगत विकास भी निर्भर करता है किस पर, भाषा पर। ठीक है, जैसे हम जितने भी साइंटिस्ट ले लें, दार्शनिक ले लें, या कोई भी, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन की खुद की मातृभाषा थी क्या, जर्मन, तो उन्होंने अपनी भाषा में विकास किया। ठीक है, हमारे यहाँ अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट आप सबको पता है, उनकी सारी चीजें, उनका जीवन वृत्तांत खोलूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आर्यभट्ट ने भी अपनी मातृभाषा में खुद का विकास किया, और खुद के विकास के साथ साथ देश का भी विकास हुआ। ठीक है, वैसे ही बात आती है एपीजे अब्दुल कलाम की, वैसे ही बात आती है क्या नाम से नेपोलियन की, वैसे ही बात आती है क्या नाम से आपके एडोल्फ हिटलर की। ठीक है, तो एक और वाकया यहाँ पर है, ठीक है, महत्व को लेके एक छोटी सी कहानी है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए तो माफ करना, बाकी आप ध्यान से इस चीज अच्छे से समझ जाओगे कि महत्व क्या है। एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, बहुत पहले मैंने सुनी थी कहानी। वो कहानी ये है कि एक लीडर था, और वो लीडर एक घरौदा, मतलब उस समय क्या था कि अलग अलग, जैसे आज भारत में क्या है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारा जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है इंग्लिश की तरफ, हम इंग्लिश की तरफ ज्यादा झुकते हैं। ठीक है, उस पर भी विषय में चर्चा की जाएगी, अभी मैं इसको केवल इतना ही कह रहा हूँ कि हमारा अट्रैक्शन इंग्लिश की तरफ है। अब लोगों को ये समझाना है कि आप किस तरीके से किस भाषा में ज्यादा विकास कर सकते हैं, तो इसी पर ये बेस्ड है ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ। वो कहानी ये है कि एक लीडर था, और वो लीडर चाहता था कि मेरा देश एक हो। ठीक है, वो देश मेरा क्या हो, एक हो। और ये शायद एडोल्फ हिटलर के बारे में नहीं है कि वो चाहता था एडोल्फ हिटलर के मेरा देश एक हो जाए, जर्मनी का एकीकरण हो जाए। तो उस समय फ्रेंच भाषा का ज्यादा उस समय जर्मनी में बोलबाला था। तो हिटलर ने ये कहा, ये जाना कि हम इसमें इन लोगों को कैसे ये समझाऊं कि मातृभाषा कितनी जरूरी है। तो उसने एक मिट्टी का घरौला बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो फ्रेंच में कहता था कि मुझे बजरी दे दो, तो वो ईंट उठा के देते थे कुछ लोग। ठीक है, किसी से वो ईंट मांगता था तो कोई पानी दे देता था, किसी से कोई वो सीमेंट मांगता था तो वो कुछ और दे देते थे। तो यहाँ से एडोल्फ हिटलर ने कहा कि अब आपको ये समझना चाहिए कि जब हम अपने मदर टंग के अभाव में मिट्टी का एक घरौंदा नहीं बना सकते, तो मदर टंग के अभाव में एक देश का विकास क्या करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मातृभाषा मतलब निज भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हिटलर ने यहाँ क्या संकेत दिया, हिटलर ने यहाँ क्या संदेश दिया, संदेश ये दिया कि अगर आप अपनी मातृभाषा से अनभिज्ञ हैं, तो जिस तरह आप इस मिट्टी के घरौंदे को तैयार नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सपना छोड़ दो कि आप अपने देश का विकास कर पाओगे या देश को बना पाओगे। तो कहने का मतलब ये कि मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस भाषा को समझना चाहिए, संपूर्ण देश का विकास इसमें समाहित होता है। ठीक है, अगली बात। ठीक है, तो देखो ये कहानी, अब इसके आगे एक और बात समझ आ गई होगी महत्व की। तो देखो आपका व्यक्तिगत महत्व होगा, आपका देश विकास करेगा, सब कुछ ये सब क्या के ऊपर निर्भर करता है, भाषा के ऊपर। तो ये क्या है, भाषा का महत्व है, ये क्या है, भाषा का महत्व है। अगली बात देखो, अगली बात यहाँ पर लिखा, अगली बात में इन्हें निज भाषा में भारतेंदु ने लिखा है, सॉरी, निज भाषा के बारे में आगे और लिखा है, क्या आगे और लिखा है कि विविध शिक्षा, विविध विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, क्या, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, और सब देशन से ले लो
करो निज भाषा में ही प्रचार। मतलब शिक्षा लेने को मना नहीं है, आप अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, डेनिश सीखो, स्पेनिश सीखो, मलयालम सीखो, मंदारन सीखो, जो भी भाषा सीखना है किसी भी भाषा में सीखो, लेकिन जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका प्रचार आप अपनी मातृभाषा में करेंगे तो ज्यादा विकास करेगा देश। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा बहुत महत्व रखती है, ताकि आप अपने आप को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्थापित कर सके और देश का विकास कर सके। तो ये है काय के ऊपर बात, महत्व के ऊपर। ठीक, अगली बात, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रकार की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रकार की। तो देखो भाषा के जो प्रकार है, मैं मूल पर बस वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं छोटी बता देता हूँ, 2-3 प्रकार बता देता हूँ, बाकी बोल के बता देता हूँ कि राजभाषा होती है, राज्य भाषा होती है। राजभाषा और राज्य भाषा दोनों का संदर्भ एक है, केवल अंतर क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब राजभाषा को कामकाज की भाषा कहते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा। तो राजभाषा अलग अलग हो सकती है एक देश के अंदर, किसी जैसे भारत के अंदर इंग्लिश भी क्या नाम से राज्य की देश भाषा हो सकती है, संस्कृत है, हिंदी है। ठीक है, तो राजभाषा का मतलब है जिसमें शासकीय कार्य किए जाते हैं, राज्य भाषा का मतलब है कि किसी राज्य विशेष के शासकीय कार्य जिस भाषा में किए जाएंगे उस भाषा को राजभाषा कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, राजभाषा। पहला प्रकार कौन सा हो गया, राजभाषा। ठीक, दूसरा प्रकार हो गया राज्य भाषा। दूसरा प्रकार क्या हो गया, राज्य भाषा। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, राष्ट्रभाषा। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है, क्या वो बात ये समझना है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ये याद रखना है कि राजभाषा है हमारी हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में राजभाषा के रूप में उल्लेखित है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो राजभाषा होती है, राज्य भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, विभाषा होती है, अपभाषा होती है। ठीक है, तो अपभाषा है, विभाषा है, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक को बोला जाता है मानक भाषा। क्या बोला जाता है, मानक भाषा। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मानक भाषा का मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है। तो मानक भाषा का मतलब है कि वो भाषा जिस भाषा के शब्दों को, जिस भाषा के लोकोक्ति, जिस भाषा में मुहावरे, जिस भाषा में साहित्यिक रचनाएं, जिस भाषा में लेख प्रकाशित किए जाते हैं और उन लेखों को सभ्य, शिष्ट, सुशिक्षित लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उसी रूप में वो जिसका क्षेत्र व्यापक होता है उसे कहा जाता है मानक भाषा। मतलब शिष्ट लोगों की, सभ्य लोगों की, शिक्षित लोगों की, साहित्यकारों की जो भाषा होती है उसको कहा जाता है क्या, मानक भाषा। उसको क्या कहा जाता है, मानक भाषा। ठीक है, तो मानक भाषा में दूरदर्शन पर ही क्या होते हैं, जितने दूरदर्शन में जिस भाषा में प्रकाशन हो रहा है, समाचार पत्रों की जो भाषा है, साहित्यिक जो भाषा है, कहानियां, उपन्यास जिस भाषा में लिखे जाते हैं उस भाषा को कहा जाता है क्या, मानक भाषा। मानक भाषा को टकसाली के नाम से भी जाना जाता है, टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा, शिष्ट और सभ्य लोगों की भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भाषा के प्रकार है। अगला है आपका क्या, विशेषताएं। अगला है क्या, विशेषताएं। तो आप देखो जरा अगली भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको भी जरा ठीक से समझ लो, ये आपसे टेट में शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, विशेषताएं क्या है। तो देखो पहली बात, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा के बारे में मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा कैसी है, एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक, अब अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। तो भाषा देखो परिवर्तनशील है। ठीक है, अगली बात, भाषा संयोग से, ठीक है, या फिर सबसे पहले हम ये देखें कि भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। ठीक है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। ठीक है, भाषा संयोग से वियोग की ओर चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, ठीक है, पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली अधिकारी बन जाता है उस भाषा का। कहने का मतलब ये कि भाषा पे किसी की कोई पैतृक अधिकार नहीं है कि ये भाषा सिर्फ मेरी है। मतलब ये कि आप
भारत देश में पैदा हुए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति भाषा को बोलेगा। कहने का मतलब भाषा का अर्जन होगा, ठीक है। और जब अर्जन हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जन्मजात ये आपकी संपत्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे शब्दों को समझना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अर्जित का मतलब है कि आपने सीखी है, जन्मजात का मतलब है कि आपको जन्म से कोई भाषा नहीं मिली है, परिवर्तनशील का मतलब है कि इसका भाषा का कोई रूप अंतिम नहीं होगा, यानी परिवर्तित होती रहेगी, ठीक है। जैसे अर्जित भाषा का मतलब ये हुआ कि मैं 3 शब्दों को एक साथ बता रहा हूँ, अर्जित, जन्मजात और क्या, आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। इन तीनों को इस बात से समझा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है, उसको ब्रिटेन ले जाके छोड़ दिया जाए, रूस ले जाके छोड़ दिया जाए, अमेरिका ले जाके छोड़ दिया जाए, या फिर जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए, तो वो ब्रिटेन जाएगा तो वहां की ब्रिटिश भाषा बोलने लगेगा, स्पेनिश बोलने लगेगा, अमेरिका में अमेरिकन बोलने लगेगा, ठीक है। जंगल में जाएगा तो वो उसकी भाषा वो हो जाएगी। तो जबकि वो औलाद तो हो या संतान तो वो मानव था, वो था कौन, इंसान था, लेकिन बोलने वो वहां की भाषा लगा, जंगल के जानवरों की, वो उनकी भाषा को समझने लगेगा। आपने एक मूवी भी देखी होगी जंगल बुक, ठीक है। और अगर आपने भारतीय को विदेश पहुंचा दिया है तो वो रूसी बोलने लगेगा, वो फ्रेंच बोलने लगेगा, वो डेनिश बोलने लगेगा, वो स्पेनिश बोलने लगेगा। इसका मतलब उसने क्या किया, अर्जन किया। इसका मतलब उसने क्या किया, अर्जन किया। अब जन्मजात की अगर बात आती है तो जन्मजात का मतलब ये कि पैदा होने से ही बोलने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बात ये आती है कि जन्मजात का मतलब हुआ कि जन्मजात नहीं है भाषा, ठीक है, जन्मजात भाषा नहीं होती। भाषा का क्या होता है, अर्जन होता है। तीसरी बात जो मैंने कहा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब अगर पहले राजशास्त्र, पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ का पहले राजतंत्र ही चलता था, राजतंत्र था। अब क्षत्रियों की जो भाषा होती वो उसको मान लेते, ठीक है। अगर मोगलों की भाषा थी फारसी, उन्होंने कहा फारसी रहेगी, उन्होंने कहा संस्कृत रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। फिर वो वंश जो थे वो अपनी रजिस्ट्री करा लेते कि साहब इस भाषा पे तो हमारा ही अधिकार है, आप कोई दूसरी भाषा को ढूंढो। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब किसी की बापोती नहीं है भाषा। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से भाषा का उपयोग कर सकता है। भाषा परिवर्तनशील का मतलब ये है कि भाषा तब से चली है, भाषा जब से चली है तब से लगातार भाषा ने क्या किया है, विकास किया है। एक भाषा दूसरी भाषा से कुछ ना कुछ लेती है, ठीक है, कुछ ना कुछ लेती है, शब्दों को लेती रहती है, तो भाषा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा कैसी है, ये परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील होने की वजह से ही हम ये कहते हैं कि भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। कठिन से सरल की ओर शुरुआत में भाषा कठिन होती है, पर धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, सरल होती चली जाती है, फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती चली जाती है। मतलब पहले भाषा से प्रत्यक्ष रूप से हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके बाद हम फिर लेके भी भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये भाषा की क्या है, विशेषता है। और भी भाषा की विशेषताएं हैं। विकास क्रम की अगर बात करें, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि विकास क्रम सबसे पहले सांकेतिक भाषा आई, सांकेतिक भाषा के बाद फिर वाचिक, इसका मतलब मौखिक भाषा आई, और तीसरे नंबर पर आई क्या, लिखित भाषा। इन तीनों में सबसे टफ जो भाषा है उसको बोला जाता है सांकेतिक भाषा। इशारों में जो चर्चाएं की जाती है, इशारों में भी हम अपने विचारों को संप्रेषित कर लेते हैं, क्योंकि इस संकेतों में ये वाली जो शर्त है, ये वाली जो कंडीशन है, वो कंडीशन इशारों में पूरी हो जाती है, इशारों में बात की जा सकती है। इसलिए, और उस समय व्यक्ति ने सबसे पहले बोलना नहीं सीखा था, इसलिए इशारों में बात होती थी। तो सबसे पहली जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है, दूसरी जो भाषा है वो मौखिक भाषा है, और तीसरी जो भाषा है वो वाचिक या लिखित भाषा है, ठीक है। तो ये भाषा का क्या है, विकास क्रम है। और आज के लिए इतना ही, कल अपन अगली चर्चा करेंगे भाषा के आगे। धन्यवाद।